रिकॉर्डिंग और ले लेना थोड़ी। तो यूपीएससी सिलेबस के बारे में आई होप कि आपको पता होगा, इतना मैं समझ के चल रहा हूँ, और आपने पुराने वाली क्लास देख ली होगी तो उसमें थोड़ा आइडिया होगा। अब देखो, मैंने ना उस क्लास में ना आपको एक आइडिया दिया था, कुछ एक टॉपिक्स के टॉपिक बताए थे मैंने उसमें आपको बताए थे कुछ एक अप्रोच पेपर सॉल्विंग की। आई होप कि आप सब लोग पढ़ के आए हो। उनको ही मैं क्लेरिफाई करूंगा पूरी क्लास के दौरान। जैसे मान लो अगर हमारी 3 क्लास होती है, एंशिएंट और मिडाइवल की, तो मैं जो भी चीजें आपको वहां बताया हूँ इन दोनों चीजों में, उनको ही प्रूव करूंगा हर एक क्वेश्चन में कि देखो यहाँ पे जो मैंने बताया था, यहाँ पे पॉजिटिव अप्रोच है, इसका मतलब ये था। देखो ये समकालीन आ गया, इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट गलत है। देखो ये माइन्यूर चेंज कर दिया इसने, मैंने तुम्हें बोला था कि ये माइन्यूर चेंज करेगा। देखो ये लोकेशंस के बारे में, ये वर्ल्ड इंडिया का मैप यहाँ एनसीईआरटी में था और इसमें मैंने तुम्हें बताया था कि ये लोकेशन आएगी, देखो ये आ गई। मैं वही प्रूव करता चलूंगा जो तुम्हें क्लास में नहीं समझ में आया होगा शुरू में, जो तुमने देखी ना उतनी, तो उसकी टेंशन मत लो, बस उसका एप्लीकेशन पार्ट देखते रहना। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। जितने भी नए डेवलपमेंट आए हैं इन टॉपिक से रिलेटेड, उनको कर लेना भाई। लाइक इंडस वैली हो गया, अशोका मौर्य हो गया, गुप्त हो गया, और महत्वपूर्ण स्थान हो गया। ये आपके की टॉपिक है। आपके जिससे भी पढ़ रहे हो, जो भी एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, XYZ पढ़ रहे हो, पप्पू सिंह पढ़ रहे हो, टप्पू सिंह पढ़ रहे हो, लप्पू सचिन पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बस ये टॉपिक आपके डिटेल में पढ़े हुए होने चाहिए, पहली चीज। क्लियर? ये मैं इस बार ये पीडीएफ ना आपको शेयर कर दूंगा। दूसरा, मिडाइवल इंडिया की बात करते हैं। मिडाइवल इंडिया के लाइक सल्तनत और विजयनगर, स्पेशली विजयनगर, इसको आप अच्छे से पढ़ना। इसमें जितने भी चीजें हैं उनको आई होप कि आप अच्छे से करोगे। ठीक है? उसके अलावा भक्ति और सूफी आंदोलन। भाई कैमरा को ऑन करना होता है, क्लास का बेसिक डेकोरम है, जितनी पूरी क्लास आपने ली होगी प्लीज कैमरा ऑन रखें ना, जो भी लोग। भक्ति और सूफी आंदोलन, भक्ति और सूफी आंदोलन के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। जैसे शंकराचार्य के बारे में पूछ लेगा, रामानुजाचार्य के बारे में पूछ लेगा, तो उससे रिलेटेड एक पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी हम लोग करेंगे। फिर से शब्दावली वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट है, इसको आपको करना है, और यहाँ से सवाल आते हैं। आर्ट एंड कल्चर पे एक एक हम बात करेंगे, स्पेशली यूनेस्को में आप लोगों को वहां पे बताया हुआ था टॉपिक क्या क्या बताया था। अब एक बार उनको मैं हाईलाइट कर लेते हैं। पहले बताया था मैंने यूनेस्को, यहाँ से एक सवाल आएगा। अभी भी मैं बता रहा हूँ, आपका आर्ट एंड कल्चर कितना ही बेकार हो, हिस्ट्री कितना ही बेकार हो, मान के चल रहा हूँ 12 से 13 सवाल आते हैं। ये बात सही है? मैं तुम्हें पहले थोड़ा एनालिसिस अलग तरीके से दिखा देता हूँ ना, 1 मिनट। ये लो, ये 2026 का देते हैं यहाँ। ठीक है, यहाँ पे देखो अप्रोक्स 17 सवाल आ रहे, 15 से 17 सवाल। कई बार ये 12 भी आ जाते हैं, कई बार 17 भी आ जाते हैं। वो टोटल हिस्ट्री का बता रहा हूँ। मजेदार चीज ये है कि अब क्या हो रहा है, मॉडर्न इंडिया का जो है वेटेज कम होता जा रहा है, एंशिएंट, मिडाइवल और आर्ट कल्चर का वेटेज बढ़ता जा रहा है। बट नोट्स लिखते जाओ थोड़ा, इतने भी आलसी मत बनो कि सर शेयर करेंगे तो मैं कुछ नहीं बनाऊंगा, या बनाओ। इनको नोट डाउन करते जाओ, ये आपके काम की चीजें, बाकी मैं शेयर कर दूंगा सारी चीजें। तो जब आपको पता है कि ये वाला वेटेज पड़ रहा है, और स्पेशली मिडाइवल में कुछ एक सर्टेन सेक्टर है, क्या, या तो वो टाइमलाइन पूछ रहा है, या उसके संस्थापक पूछ रहा है, या वो समय स्थान पूछ रहा है, या उसके शासक पूछ रहा है। इतना ये पूछ रहा है, ज्यादा नहीं पूछ रहा। उसने अपना दायरा फिक्स कर रखा है, मैं तुम्हें इतने सवाल बताऊंगा सेम पैटर्न पे, तो आपको पढ़ना भी वही है। प्रीलिम्स को ना टू द पॉइंट पढ़ो, ऐसे नहीं कि मेरे को पूरी हिस्ट्री पढ़नी है, आज लक्ष्मीकांत मणिकांत सर के सारे नोट्स पढ़ के जाऊंगा, नहीं पढ़ने भाई सारे नोट्स। दूसरी चीज अब देखो, यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर के 4 से 5 सवाल आ रहे हैं यार।
आर्ट एंड कल्चर के एक बार जो चला गया फिर मुझे लगता है दोबारा नहीं आ पाएगा भाई। ये ध्यान रखना। रीज़न ये है कि वो इतने सारे लोग वो प पीछे से बैक एंड में लाइन में लगे हुए हैं, तो वो आ जाते हैं। दूसरी चीज़, एंशिएंट के 2 से 3 सवाल, मिडाइवल के 3 से 4 सवाल, रिलीजियस ये एंशिएंट का ही पार्ट है, 1 से 2 सवाल हर साल आ रहे हैं और मॉडर्न हिस्ट्री के 7 से 8 सवाल। ये पैटर्न। लेकिन ये पैटर्न अब पिछले 2 सालों में गिर गया, अब ये हो गए 5 से 6 सवाल। और ये वाला जो सेक्शन है, इससे बढ़ गए 8 से 10 सवाल। इस चीज़ को ध्यान में रखना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको अगर लेना है। अब सारे टॉपिक ना वैसे भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। अब मैंने बताया एक तो यूनेस्को, ये टॉपिक नोट डाउन कर लेना भाई। दूसरा, जैन और बुद्ध। तीसरा, टर्मिनोलॉजी। ये मैं बता दूंगा कहाँ से करनी है। तो स्पेसिफिक कहाँ से ये कहाँ कहाँ की पूछता है? वैदिक, गुप्त, गुप्ता और संगम, और पूछता है कहाँ की? यार थोड़ा लेट आ रहे हैं पर आप बोल भी नहीं सकते इनको, ठीक है? तो स्पेसिफिक मैं मेंशन करवाऊंगा जब जहाँ पे उसकी बात आई, ठीक है? उसके बाद कुछ एक चीजें, स्थानों के नाम, स्थानों से रिलेटेड, इस पे आपको क्या पढ़ना है वो भी मैं बता दूंगा अभी। जो मैं बोलता हूँ ना बॉक्स, एनसीईआरटी वाले, वो इन्हीं के बॉक्स है। जैसे एनसीईआरटी के बॉक्स है ना, ये दोनों सवाल वहीं से आते हैं। फड़म पूछ लिया उसने, उसने अग्रहार पूछ लिया, उसने बहुत सारे सवाल पूछे हैं यहाँ से। भाई डाउट ना आप लिखते रहो, मैं अभी पढ़ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मुझे भी क्लास लेनी है, बाकी लोग भी है ना। आपके डाउट पर्सनल लिखते रहो या अपनी पास में लिख लो ताकि मैं बताता रहूँ। तो ये बॉक्स 6 से 12th के एनसीईआरटी के जितने भी बॉक्स है, जितने भी मैप है, प्लीज उनको गो थ्रू हो जाना, उनके स्क्रीनशॉट बना के एक जगह बना के रख लेना, वो आपके काम हो जाएगा। वहां से पक्का 2 से 3 सवाल आएगा। तो देखो अगर तुम इतनी सारी चीजों को वो भी करोगे ना, इतना भी पढ़ के चले जाओगे जो मैं बोल रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ कि आपके 5 से 7 सवाल आराम से सही हो जाएंगे। आपने एंशिएंट मिडाइवल आर्ट कल्चर पढ़ा है नहीं पढ़ा मैटर नहीं करता, यूनेस्को कर लो, जैन बौद्ध कर लो अच्छे से, टर्मिनोलॉजी और स्थानों को उन बॉक्सेस से पढ़ लो, ठीक है? और एक विजयनगर पढ़ लो। क्लियर? ये तो हो गए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको एनी हाउ किसी भी स्थिति में तैयार करके रखने। हाँ, उसमें एक इंडस वैली और जोड़ लेना भाई, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब ये इसका क्राइटेरिया, ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, इंडस वैली है, मौर्य, ये बेसिक चीजें आप पढ़ लो। देखो वही चीज आ गई, मिडाइवल इंडिया सवाल कहाँ से पूछा? देखो विजयनगर साम्राज्य, भक्ति सूफी, टर्मिनोलॉजी, ये बाकी सारी चीजें ना दिल्ली सल्तनत, तीनों से एक भी, इसमें भी टर्मिनोलॉजी पूछी है उसने। जागीरदार जमींदार पूछ लिया, वो पूछ लिया उसने, आरिज क्या होता है, मुमालिक क्या होता है, बेसिक। उसके अलावा सबसे ज्यादा देखो जैन और बौद्ध, फिर ये छोटे छोटे हैं। उसके अलावा दर्शन से एक बार सवाल पूछा है, और महत्वपूर्ण स्थल फिर से स्थान आ गया। तो इसको अच्छे से करना है, स्थानों को इंपॉर्टेंट टॉपिक में पहले भी लिखा चुका। अब देखो सीधा सा रूल बता देता हूँ, बहुत काम की चीज बता रहा हूँ। आपका मन करता हो कि मैं 10 किताबें पढ़ लूँ हिस्ट्री में, ठीक है? 500 टेस्ट कर लूँ, 500 टेस्ट कर लूंगा, 10 किताबें पढ़ लूंगा, आर्ट एंड कल्चर की 2-2 किताब पढ़ के जाऊं। मैं कुछ सजेस्ट नहीं करूंगा भाई, ना नितिन सिंघानिया ना मितिन सिंघानिया, कुछ नहीं। जो पूछ रहा है उस पर फोकस करो। अगर बनना होगा, जैसे 15 सवाल आए हिस्ट्री के, 7 सवाल आएंगे जो सब पे बनेंगे, 8 सवाल
उसमें 4 सवाल आएंगे और 4 ये 4 किसी से भी नहीं बनेंगी, क्यों? ये गलत कराने के लिए ही ये सवाल, इनका ध्यान रखना। इनमें से 2-3 छोड़ के आने हैं, पूरी हिस्ट्री की बता रहा हूँ। बाकी 7 सवाल इसके आ रहे हैं और 4 सवाल ये आ रहे हैं। ये तो आप सभी सही करके आओगे, जो मैंने टॉपिक बता दिया ना, ये इतना करके जाओगे तो ये 7 तो आपके सही होने ही होने हैं। इनको कोई नहीं रोकने वाला। तो गेम है इन 4 सवालों का। इन 4 सवालों को बी से आपको ए में लाना है या सी से आपको ए में लाना है। आई होप कि आप बी से सी से ए में आने का मतलब समझ रहे हो। जिनमें 2 में डाउट हो और जिनमें 3 में डाउट हो उनको कंफर्म आंसर करना है, राइट? तो सारा गेम है इसका। इसके लिए हम बहुत सारी चीजें करने, जैसे आर्ट एंड कल्चर की अप्रोच क्या है, कैसे आपको सी से बी से ए में आना है। जो बहुत सारे लोग नहीं बोल रहे कि सर बहुत सारे नेगेटिव हो रहे हैं, क्यों गलत हो रहे हैं, ये नहीं समझ में आ रहा, तो उसी की सारी प्रैक्टिस हम लोग इन फ्यूचर करने वाले हैं। ये सारी चीजें आप लोग पढ़ लेना, इसमें बहुत बेसिक चीजें दी हुई है, ठीक है? ये सही इजी मीडियम ये सब खुद कर लेना। अब देखो इसने टॉपिक सारे बता दिए हैं, क्या है वो मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि भाई कहाँ कहाँ से सवाल पूछ रहा है, मैं तुम्हें वो बता चुका हूँ, पुराने वाली क्लास में भी बता चुका हूँ। मिडाइवल वाले, अब देखो मिडाइवल से कहाँ पूछ रहा है। मिडाइवल पूछ रहा है वो कि भाई साहब गुप्तों के बाद से हर्ष तक, हर्ष के बाद से कहाँ, चेर चोल पांड्या, पांड्या, इनके बीच में और त्रिराष्ट्र संघर्ष, और ये राजस्थान के जितने थे, परमार, ये मध्य भारत के जितने भी शासक थे, इनका टाइम पीरियड क्या था, और इनके शासक कौन थे, और इनका संस्थापक कौन था। पूरा मिडाइवल इसी के इर्द गिर्द घूमेगा आपको, सारा सारा मिडाइवल इसी के आसपास घूमता मिलेगा आपको। इसका एग्जाम्पल अभी आप देख लेना। आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर होगी। पूरी पुरानी क्लास देख के आए। सोर्स को लेकर थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। भाई पूरा ओल्ड एनसीईआरटी जिसने पढ़ी है, वेल एंड गुड। नई एनसीईआरटी ये 5 स्टार है, इसको आप 10 स्टार भी कर सकते। इसके बॉक्सेस पढ़ लेना। ये वाली किताब, यहाँ से सवाल आया, फणम इसी से आया सीधा सीधा। क्या है फणम? ये भी, इसको छोड़ सकते हो, इसकी जरूरत नहीं है। इसको भी, ये मिडाइवल की। तो ये 4 किताब है। जिन्होंने अपने किसी की क्लास नोट से पढ़े हैं वो इसको छोड़ देना। जिसके क्लास नोट है, कुछ है, एक्स वाई जेड जो है, वो इसको छोड़ देना। इन तीनों के, जिन जिन के स्टार लगाया हुआ है, इनके बॉक्स और इनके मैप आपकी जबान पे होने चाहिए। मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन है बाई एग्जाम्पल पेज सहित बता दूंगा एनसीईआरटी के। आपको पता लग जाएगा पेपर यहीं से आता है, इसी में से आता है, और इजी आता है। क्योंकि हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमारे पीटी पास नहीं हो रहा 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट से। तो सर पढ़े क्या? पढ़ तो वही रहे हैं जो सभी पढ़ रहे हैं, हम भी वही पढ़ रहे हैं, और बाद में बोलते हैं इसमें से पेपर ही नहीं आया। 90% लोग बोलते हैं पीटी 365 में से पेपर ही नहीं आया। बताओ, इतना बड़ा कंटेंट बढ़ा दिया, फिर भी लोग वक्त तो पास हो रहे हैं ना उसी बुक से। इसमें से एनसीईआरटी का कोई मतलब ही नहीं है, एनसीईआरटी में सवाल नहीं आते। भाई सवाल आते हैं, होते अप्लाइड चीजें हैं, आराम से देखोगे पढ़ोगे तो समझ में आएगी। एंशिएंट की क्लासेस समझ में आ गई। इसके अलावा ना एक स्टडी आईक्यू पे एक मैराथन वीडियो है, वो एआई के थ्रू बना रखी है उन्होंने, स्पेशली आर्ट एंड कल्चर की। तो वो देख लेना, आदेश सिंह ने बनाई हुई है। उस वीडियो को, 7 घंटे की वीडियो, उसको देख लेना, मतलब ऐसे कभी इधर उधर घूम रहे हो तो उसको देख लो आराम से। वो समझ में आ जाएगा तुम्हें हिस्ट्री क्या है। चलो, ये कुछ नहीं पढ़ना। आर्ट एंड कल्चर का मैंने बता दिया।
अगर आपने कोई सोर्स नहीं पढ़ा है, तो आप विजन आईएएस की, आर्ट एंड कल्चर की एक नोट्स वाली बुक मैं शेयर कर दूँगा। मेरे हिसाब से इसमें होगी ये वाली बुक, आई होप कि है कि नहीं? यार, नहीं है यार मेरे पास। ये है, ये वाली। इसमें सारा डिपिक्शन के थ्रू बताई गई है। तो इस किताब को इसको पढ़ लेना। आपको कोई नोट्स, कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। ना ना क्या बोलते हैं उसकी उसकी दुकान कौन सी है भाई की, जो पढ़ रहे हैं, ये वाली क्यूआर है। ये मेंस के लिए भी और पीटी के लिए भी, दोनों के लिए सफिशिएंट। जिसने पुरानी किताब नहीं पढ़ी है, कोई भी कुछ भी नहीं पढ़ा है, जिसके पास आर्ट कल्चर का कोई सोर्स नहीं है, वो आदेश सिंह का वीडियो स्टडी आईक्यू का और ये क्यूआर है, दोनों एक साथ करते जाना, उस वीडियो को चलाते जाना और इसको पढ़ते जाना। तुम्हारे टॉपिक भी क्लियर होते जाएंगे और साथ के साथ कंप्लीट भी होते जाएंगे। आर्ट एंड कल्चर, इसमें मिडाइवल भी कंप्लीट हो जाएगी। मिडाइवल के लिए एनसीईआरटी पढ़नी है बस, वो भी न्यू वाली, भाग 2 वाली। उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, पुरानी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी। सर यही मिडाइवल सारे के आंसर। टॉपिक। मिडाइवल की ओल्ड वाली एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, न्यू वाली एनसीईआरटी पढ़ लो बस। बाकी आपने जो पढ़ रखा है उसको पढ़ो, कोई इशू नहीं है, जो भी आपने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, चलो भाई। आई होप कि एंशिएंट मिडाइवल आर्ट कल्चर के सोर्स में किसी को कोई डाउट नहीं है। और ये पीवाईक्यू वाली बुक मैं आज शेयर कर दूंगा। ठीक है, इसमें जितनी भी जैसे कालखंडों की रूपरेखा है, यहाँ से यहाँ की टाइमलाइन, यहाँ के टाइमलाइन, ये देखते जाना, क्योंकि ये टाइमलाइन आपको पता होना चाहिए कम से कम, ये बैक ऑफ द माइंड में होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत काम आती है। कब से कब कौन था, इतने टाइम से टाइम कौन था, 600 से 300 कौन सा था, ये देख लेना आप। ये आपको कहीं से और पता होनी चाहिए। इसमें सही दी हुई, देखो इसमें अच्छी चीज और क्या दी हुई है। जैसे सुंग वंश कब से कब रहा, पुष्यमित्र सुंग संस्थापक था। कणु वंश वासुदेव संस्थापक था। तो ये यूपीएससी ने सवाल पूछे हैं, तो ये आपके वहां पे मदद कर देगा। ठीक है, चलो भाई, ये आप सारी चीजें देख लोगे। अब कुछ एक चीजें मैं एक बार रूल बता दूं सारे, नहीं तो इसमें ऐड ऑन कर देते हैं एक पेज। हाँ, आप सब लोग सारी चीजें करके आए हो, पर मैं फिर से बता रहा हूँ। राइट, पहला रूल, हिस्ट्री हमेशा पॉजिटिव अप्रोच पे चलती है। दो चीजें होती है, पॉजिटिव अप्रोच और नेगेटिव अप्रोच। इसको समझो आप पहले। पॉजिटिव अप्रोच का मतलब होता है कि कोई भी जेनेरिक स्टेटमेंट जनरली सही हो, पॉलिटी में उल्टा होगा, ध्यान रखना। इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, बहुत ध्यान से सुनते रहना, बाद में तुम और इनको अप्लाई करते रहना। चलो, इससे पहले एक डाउट ले लेता हूँ। आप में से कितने लोगों ने वो टेस्ट दिए हैं जो अप्रोच मैंने 3 क्लासों में बताई है, और उसमें से कितने लोगों ने वो अप्लाई किए टेस्टों में? वो अपने डाउट तैयार रखना। अगर किसी को उसमें डाउट नहीं है और वो जिससे 100% अप्लाई होगी, मतलब उसने नहीं की है। और जिन्होंने की है उनके मैं डाउट लूंगा आज, एक एक से, लास्ट। तो तैयार रहना भाई। चलो, रहने दो, रुक जाओ, अब सांस ले लो। समझ गया मैं, सारे पढ़ने वाले हैं। अरे भाई रुक जा यार, 100-200 लेके मानेगा अब। हाँ, तो यहाँ तक की कहानी चल रही थी हमारी, हिस्ट्री में जनरली पॉजिटिव अप्रोच क्यों लेके चलते हैं। पॉजिटिव अप्रोच ना हम वहां लेके चलते हैं जनरली जहां पे जेनेरिक स्टेटमेंट, जैसे कि सर, अब देखो यहाँ पे
इस चीज को ना एकदम अच्छे से समझ लेना भाई। अब जैसे अकबर है, जैसे विजयनगर है, जैसे अशोक है, जैसे समुद्रगुप्त है। एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ मैं एंशियंट मिडाइवल का। या तो यहाँ पे क्या इश्यू हो रहा है? यहाँ पे क्या है कि इनके बारे में जो भी चीज बताएगा वो पॉजिटिव बताएगा। विजयनगर में महिलाएं युद्ध में भाग लेती थी, लेती होगी भाई। 1 लाख में कितनी महिलाएं होंगी, उनमें से किसी ने गलती से एक ने भी अगर अखाड़े में उतर गई तो युद्ध में भाग लेती थी। विजयनगर में महिलाएं ज्योतिषी का काम करती थी, करती होगी। लेकिन ये है जेनेरिक स्टेटमेंट। एक ये बोलेगा कि विजयनगर में महिलाएं दासों में संलग्न नहीं, दास प्रथा में संलग्न नहीं थी। भाई तुम कैसे कह सकते हो थी कि नहीं थी? ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसलिए नेगेटिव स्टेटमेंट जनरली गलत होता है। पॉजिटिव स्टेटमेंट जेनेरिक हो तो वो सही होता है। क्या मैं तुम्हें एक चीज बेसिक चीज समझा पाया हूँ? किसी को डाउट है इस चीज में क्या मैं समझा रहा हूँ? इसको नोट डाउन करते रहो, नहीं तो ना ये हवा भी नहीं लगेगी। इसीलिए कैमरा ऑन करवा के रखता हूं मैं। और इतने प्यार से इतने धीरे धीरे एक एक चीज ना इतने डिटेल में कोई समझाने वाला भी नहीं मिलेगा, यूट्यूब पे ढूंढ लो। तो पहली चीज पॉजिटिव चीज समझ में आई तुम्हें? नेगेटिव कहाँ होगा? जहां पे कोई फैक्ट होगा, जहां पे वो नेगेटिव स्टेटमेंट देगा। भाई तुम किसी भी चीज को नकारात्मक कब कह सकते हो? जब तुमने उसको प्रूव कर दिया हो कि ऐसा नहीं होता है। राइट? और ऐसा प्रूव कहां से कर सकते हो? तो साइंस टेक में कर सकते हो। जो टेक्निकल चीज है उसमें कर सकते हो। पॉलिटी में कर सकते हो, जहां रूल और लॉ फिक्स हो। वहीं तो कर सकते हो उस चीज को नेगेटिव। हिस्ट्री के बारे में आपको पता ही कितना है भाई? एनवायरमेंट के बारे में आपको पता ही कितना है? तो वहां पे क्या चलता है? अगर अफर्मेटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो जनरली उसको हम सही मान सकते हैं जब तक कि उसमें फैक्ट और कोई चीज ना हो, डेटा ना हो। अब मैं बोलूं भाई साहब आपको कि अकबर। क्या नाम नाम याद आ रहा, चिश्ती संप्रदाय के वो कौन थे जिनका वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के समकालीन थे। भाई साहब दो पर्सनैलिटी हो गई और ये हो गया फैक्ट। इसमें मुझे नहीं पता कि ये उसमें रहा होगा कि नहीं रहा होगा। समझ रहे हो मेरी बात? एक चीज समझ में आई। इसलिए मैंने बोला था पुरानी क्लास देख के आना, आपको थोड़ा सा एडवांस बताऊंगा मैं डिटेल। आई होप कि पहली चीज समझ में आई तुम्हें, और सारे एग्जांपल्स ये सारी चीजें मैं बताता रहा हूँ। तीसरी चीज समकालीन वाली, ये इसका समकालीन था, ये इसका समकालीन था, शेख सर हिंदीकार उसका उसका समकालीन उसने बताया। जनरली ऐसा गलत होता है। अभी 3-4 बार स्टेटमेंट आए और तीनों चार बार गलत थे भाई। आई होप कि ये क्लियर है, ये क्लियर है। उसके बाद चौथी चीज क्या करेगा? वो माइनर स्वैप करेगा। कैसे करेगा? वो स्टेटमेंट देगा जब किसी जुड़ा हो। एक्स वाई जेड चीज होती है और एक्स वाई जेड तब होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या करते थे? लोहे के बारे में जानते थे, लेकिन वैदिक लोग केवल सोने और चांदी के बारे में जानते थे।
हो सकता है थोड़े माइन्यूर चेंजेस। तो एक गलत दे दिया, तो इसमें जो फैक्ट है, ये ऐसा नहीं कि एक सही है तो दूसरा भी सही होगा, नहीं, पूरा पढ़ना भाई, और इसमें क्या माइन्यूर चेंज है उसको देखना, ट्रैप को कहीं ट्रैप तो नहीं है। रीडिंग बिटवीन द लाइन्स जिसको बोलते हैं, मेंस में आपका आंसर राइटिंग के टाइम आता है कि रीडिंग बिटवीन द लाइन क्या होती है, आपको एक-एक चीज़ पता होनी चाहिए, अगर ये लाइन है तो इसका मतलब क्या है? वैसे ही आपको प्रीलिम्स में पता होना चाहिए कि ये लाइन में ये शब्द ऐसा तो नहीं कहीं एक्स्ट्रा दिया हुआ है। पॉलिटी तुम्हें ऐसे-ऐसे स्टेटमेंट देगा जेनेरिक, तो वो ऐसे गलत होते पता ही नहीं चलता, तुम्हें लगा अरे यार ऐसा तो होता ही होगा। एक ओड फैक्ट, वो मैं अभी तुम्हें बताऊँगा क्या होता है, और पढ़ना कैसे और उनको नोट डाउन कैसे करना वो भी मैं बताऊँगा। माइन्यूट स्वैप समझ में आ गया? जनरली जैन और बौद्ध वालों में भी होता है। सौत्रांतिक ये थे और ये था तेरापंथी ये थे। माइन्यूट चेंज करेगा। 5वां ना वर्ड एसोसिएशन करना। वर्ड एसोसिएशन, देखो हमारा कल्चर ना मतलब ऐसा रहा है कि शुरू से ही हम कंटिन्यूटी से जाते आ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी जो पहले चली आ रही थी लेकिन अभी भी कंटिन्यूटी में है। किस ऐसी? जैसे कि सर, जैसे बंजारे, आज भी हम देखते हैं। कुल्यवाप, द्रोणवाप, वाप मतलब माप, कुल्य मतलब कुल की, ऐसा कुछ हो सकता है, कुछ नाप-वाप कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें वर्ड से देखना कि हमने ऐसा कहीं पढ़ा है क्या? हमारे आस-पास ऐसा हमने कहीं देखा है क्या? तो ऐसी चीज़ें जनरली उसको सही करना। अब इन सारी चीज़ों का एप्लीकेशन मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको क्या पढ़ना है वो भी मैंने क्लियर कर दिया, और आपके हिस्ट्री में अप्रोच क्या लगती है वो भी मैंने क्लियर कर दिया। इन फ्यूचर जब भी आप अब पेपर करो, फर्स्ट राउंड में आपको ए, बी, सी, डी मैंने बोला था मार्किंग करनी थी। सेकंड राउंड में अभी तक यहाँ पे कोई एलिमिनेशन नहीं लगाना भाई प्लीज़। सेकंड राउंड में आप आओगे, जैसे ही आपके दिमाग में हिस्ट्री का सवाल आया, हिस्ट्री का सवाल आते पहली चीज़ क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव अप्रोच। कहीं कोई फैक्ट तो नहीं है, कहीं कोई माइनर गलती तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं इसने स्वैप किया हुआ हो, कहीं ऐसा तो नहीं कोई वर्ड एसोसिएशन हो, कहीं ऐसा तो नहीं इसमें माइन्यूर चेंज। समझ रहे हो मेरी बात? वहाँ से आपको बी से ए में जाने के लिए आपको एक क्वेश्चन ऑप्शन क्रॉस करना है इन सारी चीज़ों को बेस बना के। कभी भी इनको फर्स्ट राउंड में यूज़ मत करना, ओनली पहले राउंड में कोडिंग करना। अगर आपने फर्स्ट राउंड में यूज़ कर दिया तो आपकी नॉलेज नल हो जाएगी, उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है? चलें आगे? ये सारी चीज़ें देख लेना भाई, कौन संस्थापक था, कौन संस्थापक था, टाइमलाइन क्या था? हिस्ट्री में देखो कुछ एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको ध्यान रखनी है। शासक कौन है, उसका समय कौन है और उसका संस्थापक कौन है, और कोई प्रमुख शासक है तो कि लिस्ट बना लो आप, ऐसे बनाते जाओ, अच्छा ये शासन हुआ, इसका ये था, इसका टाइमलाइन ये था। तो आपको एक टाइमलाइन भी बन जाएगी, वैसे इसने भी दी हुई है, लेकिन आप इसको एक बार नोट डाउन करके देख लेना, तो उससे आपके दिमाग में एक फ्रेम बन जाएगा। तो जब भी वो पूछेगा ऐसा सवाल, तो आपको कंटिन्यूटी से उसको सोल्व करने में आसानी रहेगी। अब मैं ये मान के आ रहा हूँ कि आपने वो सारी क्लासेस देख ली, तो अब मैं बाय नेम आपसे ये सोल्व करवाऊँ, तो तैयार रहना, किसी का भी नंबर आ सकता है। और जो छोड़ के जाना चाहते हैं, छोड़ के जाओ भाई, एग्ज़ाम भी आपको छोड़ के चली जाएगी। तुम्हें डर लग रहा होगा, तुम्हें बेइज़्ज़ती का भी डर लग रहा होगा, पर मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर तुमने सोल्व किए और तुम्हारे ठीक हुए, तो तुम्हें बहुत बेनिफिट। चलो भाई, पहला सवाल, मैंने बोला था कि जबकि से जुड़े स्टेटमेंट, इंग्लिश वाले व्हाइल से जुड़े स्टेटमेंट, जबकि आगे। पहली चीज़ क्लियर? अब यहाँ पे तुम्हें समझ में आ गया, अच्छा व्हाइल से जुड़ा हुआ है,
हो सकता है कहीं गलत हो, माइनर चेंज किया हो। ये बोल रहा है पहले क्वेश्चन पढ़ो, सही है, यहाँ पे सही नहीं है। पहले सबसे पहले बोला भाई मेरी चीजें ना कॉपी करते जाना, मैं कहाँ-कहाँ से चीजें नोट कर रहा हूँ, मैं कैसे कर रहा हूँ। पेपर बाद में बहुत सारे लोग बोलेंगे सर आप अपना अप्रोच बता दो, सर आप कैसे करते हो, वो कैसे करते हो। मैं इसको बिना पढ़े कर रहा हूँ। मान लो मुझे नहीं पता, ये पेपर बिल्कुल नहीं पढ़ा। मैंने एंशिएंट मिडाइवल, मुझे थोड़ा-सा आइडिया है कि कैसे करना है, बस उसके बेस पे कर रहा हूँ। अब देखो, सबसे पहले मैंने गोला कहाँ किया? यहाँ, कौन से सही है? अब देखो, ऋग्वैदिक कालीन आर्य और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर था भाई साहब, बिल्कुल ठीक है। कौन-सा सही है? मतलब सही पूछा है, पहली चीज़। ऋग्वैदिक कालीन आर्य कवच, सिर्फ हेलमेट का प्रयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी के लोग इनके प्रयोग कोई साक्ष्य नहीं। बात सही है भाई साहब, सिंधु घाटी के लोगों में ऐसा कुछ नहीं था, जबकि वो लोग तो इसका यूज़ करते थे। दूसरी चीज़, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों की स्वर्ण, चांदी और तांबर का ज्ञान था। ऋग्वैदिक काल में सोने का भी पता था भाई साहब, चांदी का भी पता था और तांबे का भी था। सिंधु घाटी के लोगों को केवल जैसे ही ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट आ जाए, दिमाग के सींग खड़े कर देना। केवल तांबे और लोहे का ज्ञान था। अरे भाई आपने कितनी रिसर्च कर ली? देखो अभी तक ये स्टेटमेंट देखना, एकदम माइन्यूर बोल रहा है, एकदम टू द पॉइंट बोलेगा कि सिंधु घाटी के लोग इसके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं है। ये नहीं बोल रहा है कि उनको पता नहीं था। ये बोल रहा है कि इसके हमें साक्ष्य नहीं मिले हैं। तुम दारू पीते हो, मुझे इसके साक्ष्य नहीं मिले हैं। और तुम दारू नहीं पीते हो, ये स्टेटमेंट गलत है, मुझे नहीं पता तुम पीते हो कि नहीं पीते हो। भाई तुम्हें पता है आंसर क्या है, प्लीज कंसेप्ट समझ लो, नहीं तो बाद में टू रॉन्ग करके घूमते फिरोगे। मैं जो बात समझाना चाह रहा हूँ समझ में आई है आपको? कि नेगेटिव स्टेटमेंट सही क्यों है? क्योंकि उसने टू द पॉइंट, पिन पॉइंट स्पेसिफिक करके मना कर दिया कि भाई ये चीज गलत थी और इसके साक्ष्य नहीं है। अब ये बोल रहा है कि उसको ज्ञान ही नहीं था भाई साहब। ये अगर ऐसे स्टेटमेंट बोलता कि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोहे का ही ज्ञान था, ऐसे साक्ष्य मिले हैं, तो बात अलग हो सकती थी। तो इसको तो हम नेगेटिव पोस्ट कर सकते हैं। तो 2 काट दो भाई पहले। अब या तो ये सही है या ये सही है। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था। हाँ भाई, तभी तो उनके तो घोड़े-वोड़े, तभी तो ये चलाएगा, कवच और हेलमेट पहनेगा। जबकि इस बात के कोई साक्ष्य नहीं, देखो फिर साक्ष्य नहीं, कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। नहीं भाई, ऐसा कोई साक्ष्य अभी तक नहीं मिला था। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, तो उसमें लिखा हुआ है बाकायदा ऐसे के ऐसे। तो हमारा आंसर आ गया सी। क्या मैं तुम्हें जबकि व्हाइल से जुड़ा स्टेटमेंट, पॉजिटिव अप्रोच, नेगेटिव अप्रोच समझा पाया एप्लीकेशन पार्ट पे? चले आगे? हाँ, बताओ क्या डाउट है? माइक ऑन करके बोलो। किसी को सर डाउट है? थर्ड वाला डाउट है। किसी को डाउट है? यस सर। सर ये पूछना था, जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है इसमें, जो हम्म, फर्स्ट है हेलमेट तक का, तो यहाँ पे हमने हम्म, पॉजिटिव अप्रोच लगाई ना, इसलिए राइट है ना? मतलब अगर हमें नहीं भी पता तो भी हम पॉजिटिव अप्रोच से कर सकते हैं, राइट? भाई देखो, सारा तुक्का नहीं लगाना है। इतना तो आपको भी पता है कि जैसे इंडस वैली समाप्त हुई, आपको ये तो पता होगा ना कि इंडस वैली क्यों हुई। और जैसे ही जितने भी आप ये पढ़ोगे ना वैदिक एरा, तो आपको पता है इंद्र था। इंद्र को कैसे देखा है आज तक आपने? पुरंदर कहते हैं, तलवार से किलो को ढहाने वाला, एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है ये। इतना आप पढ़ के जाओगे, इसमें मैंने पहली लाइन क्या बोली थी? पहले आप अपना नॉलेज से बी सी डी तय करके जाओगे, उसके बाद मैं गया ए अप्रोच पे। मुझे बी से ए पे आना था। मुझे मान लो ये स्टेटमेंट नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि ये गलत हो गया। पक्का पता है? मैं क्या करूंगा, ये काट दूंगा। अब मेरा टाइप हो गया बी। अब मैं छोड़ के चला गया इस सवाल को। दूसरे राउंड में मैं आऊंगा, मैं बोलूंगा कि ऋग्वेदिक काले आर्य
कवच और हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी के लोग इसका कोई साक्ष्य नहीं मिला है। ये बात तो सही लग रही है। इसने बोला माइनर स्पेसिफिक बोला कि साक्ष्य नहीं मिला है भाई। दूसरी चीज बोल रहा है इसका उपयोग करते थे। अब आपको नहीं पता ये उपयोग करते थे कि नहीं करते थे। अब आप तुक्का लगाओगे, अच्छा इंद्र को पुरंदर कहते हैं, तो इंद्र की तो कितनी सारी कहानियां सुनी हमने आसपास। कैसे किया हो सकता है हेलमेट पहनता हो सकता है वो उधर से आए थे, तो हो सकता है कुछ ऐसा करते हो। तो यहाँ पे पॉजिटिव एप, तुम ऐसे ये ऐसे तो नहीं बोल रहा कि नहीं करते थे, तो ये तो गलत हो जाता। यही तो सिखाने की ट्राई कर रहा हूं मैं तब से। मुझे लग रहा है ज्यादा डिटेलिंग करूंगा ना तो ज्यादा चीजें समझ में नहीं आएगी। अब देखो, ये तुम पढ़ लेना कौन कौन सी क्या थे किसकी पूजा करते थे, ये इसकी हिस्ट्री सारी पढ़ लेना। अब देखो, कौन सा हड़प्पा का स्थल नहीं है। अब यहाँ से एक चीज की एक रूल और बता देता हूँ। वैसे बता रहा हूँ, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है ये। यूपीएससी में क्या होता है, कई बार देखा है मैंने डिफरेंट ईयर, एक ही टाइप के दो क्वेश्चन आते हैं। दो क्वेश्चन आते हैं, उसमें एक ऑप्शन सेम रहता है। हर बार देखना आप अगर अच्छे से पीवाईक्यू सोल्व करोगे ना ईयर का पेपर, या तो एक के साथ दूसरा आ जाएगा, या फिर एक यहाँ आ गया, एक 50वें पेज पे आएगा और उसका आंसर उसी में छिपा होता है। इसको देखो, तो उसमें से एक सही होता है, एक गलत होता है। अब ये आया था, कौन सा हड़प्पा सही स्थल नहीं है, और दूसरा आया था निम्नलिखित में से कौन सा अशोक का XYZ करके लिखा हुआ था। एक का आंसर सहगोरा था और एक का आंसर, उसमें भी सहगोरा ऑप्शन था, लेकिन उसका सहगोरा आंसर नहीं। वो आएगा अभी सवाल, अशोक से रिलेटेड। तो अब देखो, हड़प्पा स्थल नहीं है। अब मैंने तुम्हें क्या बोला था कि भाई तुम्हें मैप पढ़ना है, जो एनसीईआरटी में दी है। कल परसों दिखाया था ना एक मैप लास्ट वाली क्लास। ये देखो, वो ये है क्या, ये मैंने तुम्हें बताया था। अब मुझे कोई ये बताएगा कि भाई साहब ये जो है कौन सा था, कालीबंगा कौन सी नदी के किनारे था, बनावली कौन सी नदी के किनारे था कि नहीं, रोपड़ कौन सी नदी के किनारे था। मैंने बताया था, आपको बताया था ना लास्ट वाली क्लास में कि आप ये याद करके आना, क्योंकि हो सकता है अगली बार वो मैच करवा ले रिवर का और स्थान का, क्योंकि ये मैप उसके लिए बहुत फेवरेट मैप है, उसका हर बार सवाल पूछता है। इससे इससे कम से कम 5-6 सवाल बताऊंगा अभी। चलो, ये मैप आपको पता है, चन्नू दड़ो आपको पता है, कहाँ है चन्नू दड़ो, पाकिस्तान सर। और डीजी। तो इसमें सहगोरा ऑप्शन था, आराम से आप कर सकते थे। सहगोरा पाकिस्तान में नहीं है भाई, कोड दीजिए पाकिस्तान में। ठीक है, लेकिन सहगोरा के बारे में आपको अब ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक ताम्रपत्र शिलालेख मिला है मौर्य काल का, ये यूपी में है और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है इसमें। एक मिनट वेट करो ना। हाँ भाई, एक मिनट रुको ना, मैं यार इसकी ऑन कर लेता हूँ। अब देखो, अगली बार पूछ लेगा
निम्नलिखित में से कौन से शिलालेख में, मैं कैमरा इसलिए ऑन नहीं कर रहा, मेरा फोन डिस हो गया, इस वजह से फेस ना थोड़ा उल्टा पुल्टा आएगा, ठीक है पर ठीक है। हाँ, निम्नलिखित में से कौन से शिलालेख में, सेम ही क्वेश्चन है, शिलालेख में अकाल के बारे में विवरण है। यहाँ पे मान लो दे दिया कंगनहल्ली, यहाँ पे मान लो दे दिया कौन सा एरण, इसमें कौन सा दे दिया मान लो कौन सा सारनाथ लिखता है XYZ, वो है सैगोरा। इसके ये ऑप्शन आपको बाय हार्ट पता होना चाहिए कि इसमें क्या है क्या नहीं है, सारी चीजें, ठीक है। चलो भाई, इसका इस क्वेश्चन को करवाने का मेरा एक ही पर्पस था कि आपको ये चीज पता होना चाहिए कि यूपीएससी ऑप्शन से क्वेश्चन कैसे बना रहा है, क्योंकि आगे वही चीजें रिपीट होने वाली। ये मैप अच्छे से कर लेना भाई, ये देसलपुर हड़प्पा का है, चन्नोदड़ो का है, तब देखो ये वाला पॉइंट, इसको बोलता हूँ मैं ओल्ड फैक्ट। आप सारी चीजें पढ़ लोगे, क्वेश्चन पूछेगा, जैसे उसने उसके बारे में पूछा गुजरात के बारे में, गुजरात वाले में उसने क्या दिया कि क्या था वो, अरे यार अभी आया, धोलावीरा के बारे में उसने पूछा था कि जल प्रणालियों का कहाँ पे विवरण है, तो वो एनसीईआरटी में बॉक्स बना हुआ है, ऐसे कि ऐसे वो चित्र बना हुआ है। वैसे ये पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के एकमात्र का ऐसा कौन सा नगर, कौन सा स्थान है जहाँ पे दुर्ग का नहीं है, उसमें 4 दे देगा, चन्नोदड़ो, देसलपुर, सैगोरा दे देगा, फिर आप कंफ्यूज। तो एटलीस्ट यूपीएससी के जो ऑप्शन है उनको बाय हर डिटेल्स के साथ पढ़ लेना, क्योंकि ये ओल्ड फैक्ट है या स्पेसिफिक फैक्ट है जो जनरली हमारी नजरों से स्किप हो जाते, ठीक है। चलो देखो यही पूछ लिया, जल सिंचन प्रणाली प्रबंधन प्रणाली के कौन से स्थान है जहाँ पे, अब देखो बहुत सारे क्वेश्चन ना ए टाइप भी होंगे, बी टाइप भी होंगे, सी टाइप भी होंगे और टी टाइप भी होंगे। ये अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो आपके लिए ए हो गया, अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तो आपके लिए टी हो गया, वन लाइनर टी हो गया। अब देखो कालीबंगा कहाँ है, अगर राजस्थान। आपको वो मैप, अगर आपको वो मैप याद है तो देखना आपकी कहानी कैसी इजी हो जाती। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में। और यहाँ पे क्या मिली है, चूड़ियों का जैसा वो मिला है, तो इसको काट दोगे, तो ये आपसे टी से आपका क्या हो गया, सी पे आ गए, आ गए। दूसरा आप देखोगे कि राखी गढ़ी, राखी गढ़ी कहाँ है, हिसार में। हरियाणा में। हरियाणा। हरियाणा के आसपास तो पहले ही नदियां थी, तो उसको नहरों के माध्यम से उस टाइम, और वो भी जलाते, मे बी उसको थोड़ा काट सकते हैं। एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि भाई साहब हरियाणा में अभी भी नहरें हैं, तो हो सकता है पहले भी हो, तो इसको भी लगा सकता है आदमी। तो यहाँ पे 50-50 हो गया, ये यहाँ पे 75-25 हो गया, यहाँ पे गलत होने के चांस रहेंगे। यहाँ दिमाग काम करेगा उस टाइम आपके 15 मिनट कैसे काम किए बस। चलो भाई, अब यहाँ का एक ओल्ड फैक्ट क्या था कि भाई साहब यहाँ पे लकड़ी से जड़े हुए कुछ वर्णावली मिली है, तो उसको थोड़ा देख लेना। अब देखो ये एनसीईआरटी की चित्र है, एनसीईआरटी है ना भाग 1, उसके पार्ट 4 का है, तो अगर जिसने यहाँ पे नीचे जो पढ़ा हुआ है ना धोलावीरा लिखा हुआ है वो पढ़ा हुआ तो उसका आंसर सही हो गया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी के चित्र, बॉक्सेस और मैप देख लेना भाई। और अगर आपने ये सवाल, आपने अगर ये सिंधु घाटी वाला ये मैप भी पढ़ा है तो आपका फिर से ये सवाल सही हो जाता, क्योंकि आपको इनकी लोकेशन पता हो। अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है, तो थोड़ा जल्दी खींचेंगे, ये सारी चीजें आप पढ़ लेना भाई। ये देख लेना कौन सी नदी के किनारे हैं, प्रॉपर वो स्थान है जहाँ पहली बार हड़प्पा स्थानों की खोज की हुई थी, इसे उसके बाद हुई थी मोहनजोदड़ो हड़प्पा के, हड़प्पा रावी की नदी के किनारे, राखी गढ़ी सरस्वती नदी के किनारे, कालीबंगा गग्गा नदी के किनारे और लोथल साबरमती नदी के किनारे।
थोड़ा थोड़ा देखते रहना, ये चित्र वित्र देखते रहना ताकि आपको आइडिया होता रहे। अभी नई कुछ खोज वोज भी हुई है इंडस वैली पे, तो उसको एक बार देख लेना, करंट अफेयर में आ जाएगा। चलो, मौर्य और अशोक कालीन, तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम 5 स्टार देते हैं, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ सवाल आएगा। सबसे पहले डिजाइन किसने किया था ये सबको पता है, जेम्स प्रिसेम ने किया था, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, टू द पॉइंट आप आराम से पढ़ सकते हो। मैं सोर्स भी बताता जा रहा हूँ ताकि कुछ और ये टाइप ए सवाल है, इसमें कोई BCT चांस नहीं बनता, ये भी टाइप ए सवाल है मेरे अकॉर्डिंग, तो एनसीईआरटी में दिया जो बेसिक सोर्स में, उसके लिए तो यार कोई टाइप BCT नहीं बना सकता। देखो ये फिर टाइप ए है, सॉरी 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 सॉरी, ये टाइप ए नहीं है भाई, ये PYQ है, अशोक और उसके शिलालेख, प्लीज इनसे गो थ्रू हो जाना, ये बहुत काम आएंगे आप। किस में रानी अशोक लिखा हुआ है, किस में कलिंग विजय के बारे में लिखा हुआ है, किस में लिखा हुआ है कि अकाल के बारे में लिखा हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। ये तो सबको पता था, जैसे देखो मैं बोल रहा था ना सैगोरा, इसमें भी ऑप्शन है और वो उसमें भी ऑप्शन है, 2019 में 1 और 2 ऐसे नंबर पे आए थे, वो ऊपर था ये नीचे था क्वेश्चन, अगर आप पेपर करोगे तो ये कट गया। सांची, सांची में तो आपको पता है कि ये नहीं लिखा हुआ है, सांची का स्तूप तो आपको पता है, खूब अच्छे से रटा हुआ है आप लोगों ने। कितना हो गया, वाई आ गया, वाई आ गया ना, या तो ये होगा या ये होगा, फिर आप कर सकते हो। अब देखो इसने वही कंगना ली है एनसीईआरटी में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ भाई बॉक्स प्लीज पढ़ लेना यार। ये देखो, ये तो उपंदर सिंह की किताब है, लेकिन ये 6th क्लास वाली एनसीईआरटी देख लेना है, उसमें भी ऐसा, ये एनसीईआरटी का है। अभी देखना इनसे कितने सारे सवाल पूछे, देखो सोपारा, गिरनार, ये कंगन गली पूछ लिया, ये लोरिया नंदनगढ़ वाला पूछेगा, इसका टाइम टाइम फ्रेम पूछेगा, ठीक है। कलसी वाला पूछेगा, कलसी किसको बोलते हैं, अगर तुम्हें पता है ना कलसी कहाँ है तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सोपारा पूछेगा, गिरनार पूछेगा, ये टर्मिनोलॉजी में पूछेगा ये कहाँ है, ठीक है। अभी तुम्हें पता चलता रहेगा, ये सारी चीजें अभी मैं आगे करवाऊंगा ना, ठीक है। मानसेरा कहाँ है, ठीक है। एरागुडी कहाँ है, ठीक है, एरागुडी कहाँ है, कर्नाटका। सोपारा कहाँ है, नाला सोपारा कहाँ है, महाराष्ट्र में। गिरनार कहाँ है, गुजरात में। रामपुर व लोरिया नंदनगढ़ कहाँ है, और कलसी कहाँ है, उत्तराखंड में, ठीक है। यहाँ से भी देख लो थोड़े थोड़े, इनके बारे में उसने अभी तक नहीं पूछा, लेकिन गुजरात देख लेना अभी देखो। ये तो एनसीईआरटी है टाइप पे, इसमें कोई दिखाने की जरूरत नहीं, मुझे कुछ पढ़ाने की जरूरत। ये देखो अशोक के बारे में 4 स्टेटमेंट आ जाए और उसमें पूछ ले केवल धर्म के प्रचार से गौरव की प्राप्ति होती है, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ये लगेगा कि ये केवल लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं ऑड फैक्ट, प्लीज इसको देख लेना ना। अब देखो एरागुडी पढ़ा था आपने, अभी बताया था ना, कल से बताया था आपको, जोगड़ बताया था आपको, और धोली बताया था, अभी बताया मैंने। ये कब आया, 2022 में, ये 2020 में, ये 2019 में। अगर आप PYQ कर रहे हो ना अच्छे से मेरे भाई, आपका 50% काम हो गया, आप इसी को अच्छे से करके चला जाओ, आप आराम से पास हो जाओगे, आपको नया तूफानी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार तब से यही कर बताना चाह रहा हूँ कि मिनिमम सोर्स रखो, PYQ रखो, और जो मैंने बताया एनसीईआरटी उतना करो, उतने से पास हो जाओगे। पास होना, टॉप नहीं करना, पहली रैंक नहीं आनी प्रीलिम्स। अब जिसको पता है कल से, अरे भाई उत्तराखंड देखा था मैंने, ये कट गया, एनसीईआरटी था, ठीक है। इस टाइप के सवालों का ना जनरली, अभी मैं बताऊंगा। धोली, एरागुडी कहाँ था, एरागुडी कहाँ था, कर्नाटका में, कर्नाटक। सॉरी कर्नाटक आंध्र प्रदेश के आसपास ही होगा, क्योंकि ये देखना, ये देख, ये देखो भाई कर्नाटक। यहाँ पे है, तो यहाँ पे मैं भी आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की, सॉरी गलत बता दिया था मैंने वहां, ठीक है। तो ये तो सही हो गया।
धौली उड़ीसा में, ये तुम्हें पता ही है। जोगड़ कहीं और होगा। तो हो गया आंसर, केवल 2। ये 2022 में पहली बार इस टाइप के सवाल आए थे, अब इनका कम हो गया हालांकि, तो इनके लिए पैनिक होने की जरूरत नहीं। जनरली इनमें 2 वाले सही होते हैं, 2 मिक्स मैच कर देते हैं, 2 मैच करके देते हैं, जनरली ऐसा बता। ये सारे देख लेना भाई। कलसी उत्तराखंड में, गिरनार गुजरात में, सोपारा मुंबई में, धौली उड़ीसा में है, जोगड़ उड़ीसा में, ठीक है, एरागुडी आंध्र प्रदेश में, सन्नती है कर्नाटका में। ये देख लेना भाई। कहाँ लिखा हुआ है? हमारा अतीत, एनसीईआरटी टाइप ए। अब देखो, ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, अगर आपको नहीं पता तो इनको छोड़ देना। इसमें न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता है। हाँ भाई, ऐसे तो पॉजिटिव अप्रोच से हो सकता था। कितने तरीके के न्यायिक दंड थे। कोई व्यक्ति दास भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हालांकि यूपीएससी ने इसको नेगेटिव माना और ये गलत हो गया, तो उसने एक को काट दिया और उसका आंसर हो गया। तो ऐसा यूपीएससी का मानना था। और देखो, इस टाइप वाले क्वेश्चन में ना तुम्हें एक ट्रिक सिखाता हूँ। जब भी तुम्हें इस टाइप के ऑप्शन मिले, ट्राई करना कि इन तीनों में से एक आंसर हो। एक ऑप्शन एलिमिनेट करने का ट्राई करना। 199% आपका आंसर इन तीनों में से होता है। अगर 1 2 2 3 1 3 1 2 3 है, क्योंकि इन तीनों की प्रोबेबिलिटी 75% है और इसकी 25%। तो इनमें से एक सही होने के चांस ज्यादा रहते हैं। हो सकता है एक स्टेटमेंट उसने गलत दिया हो। ठीक है। न्यायिक दंड के परिणाम कोई व्यक्ति दास हो सकता है, जनरली ऐसा हो सकता था। अपने मालिक के उत्पन्न के मुक्त हो जाती थी, जैसे दास। अब देखो यहाँ पे ना विदुर जी वाला एग्जाम्पल ले सकते थे। उसके आसपास की कहानी रही होगी, जब किसी ने लिखा होगा, हमारे पास आई होगी, तब तो कौटिल्य लिख चुका होगा, अब जो हम देख रहे हैं। यदि स्त्री का दास मालिक उस स्त्री पैदा पुत्र का पिता हो तो उसको मालिक होने का कानूनी हक मिलता था। हाँ भाई, विदुर जी को तो अभी तक मिलता है, हमने महाभारत में पढ़ा हुआ है, वैसे थोड़ा थोड़ा आइडिया। तो तीन तो सही है। गेम यहाँ तक ओवर हो गया भाई। अब पहले मेरा क्या था? टी से मैं क्या आ गया? सी पे, क्योंकि मुझे पता है कि भाई साहब तीसरा तो पक्का सही है, इसको मैंने काट दिया। दूसरा, स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से उत्पन्न को कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती है। मे भी हो जाती हो, मे भी नहीं होती, मुझे नहीं पता। लेकिन यहाँ पे अब डाउट वाली चीजें हो, तो इसको सी से बी आने में और ए आने में बहुत दिक्कत वाली चीजें हैं। इसमें आपको जनरली, मैंने तो जब मैंने एग्जाम दिया था मैं तो ये लगा के आया था, मेरा तो गलत हो गया। लेकिन इसमें वैसे, क्योंकि जेनेटिक लॉजिक ये थे कि दंड से कोई व्यक्ति दास हो, हाँ भाई हो सकता था। लेकिन इसमें स्पेसिफिक फैक्ट दिया हुआ कि न्यायिक दंड के अनुसार, दंड के अनुरूप हो सकता है कि न्यायिक दंड के अनुसार कोई व्यक्ति दास हो सकता है कि नहीं हो सकता, इसके बारे में फिक्स नहीं कहा जा सकता। इसकी यूपीएससी के लॉजिक के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं अब, क्योंकि माइन्योर चीज बोल दी इसने। परंपरा के अनुसार XYZ बहुत सारी चीजें हो सकती है, उसके अनुसार होता हुआ ये बोला कि न्यायिक दंड ऐसा कोई दंड ऐसा मिल जाता था न्याय की वजह से कि उसको दास होना में भी गलत हो, इस वजह से इसका लॉजिक गलत हो गया। तो एक इसने काट दिया और इसका आंसर आ गया ये। वैसे अगर आप काट देते, जैसा कि मैंने लॉजिक बताया कि इन तीनों में से आंसर होगा, तो इसको काट देते तो आप बी पे तो पहुंच ही जाते। भाई अर्थशास्त्र में क्या क्या कहा, ये सारी चीजें आप देख लेना। दंड प्रणीत किसको कहा जाता है, अहितक किसको कहा जाता है, दासों को संपत्ति के रूप में माना जाता था, लब्धा किसको कहा जाता था, कृत किसको कहा जाता था, कितने 9 प्रकार के दास होते थे, ये सारी चीजें देख लेना। गुप्त, गुप्त को ना सोसाइटी से सवाल पूछ रहे हैं, ये वहां से नहीं पूछ रहे, बेसिक से सोसाइटी से सवाल पूछ रहे हैं कि ये सोसाइटी कैसी थी, यहाँ सवाल कैसे आ रहे हैं, वो सारी चीजें आ रही। अब इसने पूछ लिया वृष्टि के बारे में, कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही, 1 लाइन है, कुछ नहीं है। अब आराम से क्वेश्चन पढ़ो। 90% प्रॉब्लम ना क्वेश्चन पढ़ने में सोल्व हो जाएगी, आपको भले से नहीं आता। इसे राज्य के आय का एक स्रोत, जनता के द्वारा दिया जाने वाला एक कर माना जाता था। मैं भी माना जाता हूँ भाई, मुझे नहीं पता। यह गुप्त साम्राज्य के मध्य प्रदेश और काठियावाड़ क्षेत्र में पूर्णतः अविद्यमान था। एकदम 100% बता भाई साहब, काठियावाड़ उसमें बिल्कुल नहीं था, एक कोने में भी आ गया तो गड़बड़, काट दो। एक्सट्रीम स्टेटमेंट कट गया। बलात् श्रमिक साप्ताहिक मजदूरी का हकदार होता था। फिर भाई बलात् श्रमिक क्या हुआ?
और साप्ताहिक मिलेगी उसको, 3 दिन काम किया तो नहीं मिलेगी। वेग नहीं हो गया कुछ? पर मे बी हो सकता हो। मजदूर के ज्येष्ठ पुत्र को बला श्रमिक के रूप में भेज दिया जाता था। अरे भाई क्यों? आज तक तुमने देखा है कि बड़ा बेटा काम करते हुए जाता है और जिसकी एक ही हो? ये भी एक्सट्रीम, मतलब वेग स्टेटमेंट है, हवा में बनाया हुआ स्टेटमेंट है। तुम सोचो कि क्या सोच रहे हो एग्जाम में। तो इन दोनों में से एक हो सकता है, ये वाई या बी। बला श्रमिक साप्ताहिक मजदूरी का हकदार होता था, यहाँ पे कि साप्ताहिक का क्यों मिलेगा उसको? मे बी आय का एक स्रोत हो राज्य के लिए और जनता के द्वारा एक बार का कर माना जाता हो। एनसीईआरटी लिखा हुआ है वैसे, पर मैं बता रहा हूँ लॉजिक से भी तुम ऑप्शन निकाल सकते हो। घंटासाला, अब देखो ये फिर से देख लेना, घंटासाला, कदूरा और चोल। फिर से देखो, ये एनसीईआरटी का मैप है। अब इसमें देखना, शेर चोला पांडे, कांचीपुरम, इनके मंदिरों का क्या यहाँ पे क्या था? उरियूर, यहाँ पे घंटासाला, और ये सारे यहाँ थे। ताम्रलिप्ति, ये देखते रहना, आगे सवाल आएंगे ये सारे। ठीक है, तो अब देखो ऑप्शन देखना क्या क्या बना है। नगर, ये वर्ड पढ़ना पहले, जो मैं पढ़ रहा हूँ ना एक एक वर्डिंग पे ध्यान दे रहा हूँ। कौन सा समय? राजवंश के समय। नगर, घंटासाला, कदूरा और चोल। चोल क्या होता है? चोल ऐसा नहीं होता पोर्ट जैसा? मे भी देखते हैं। बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल, घंटासाला से आपको पता आइडिया लग सकता है, लेकिन चोल और कदूरा नहीं यार, ये तो मैंने किसी तट के नाम सुने थे। एनसीईआरटी का मैप देखा होगा ना आपने कभी, तो उसमें आइडिया रहेगा। अब देखो, विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह में भी हो सकते हो। शक्तिशाली राज्यों की राजधानी, ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जैसे देखो राजधानियां, बंदरगाह मतलब किसी जगह का नाम है भाई ये। देखो स्थान और तीर्थ स्थल, ये भी किसी जगह का नाम बोल रहा है, नगर की बात कर रहा है। बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल, नहीं भाई ये तो नहीं है पक्का। कदूरा, चोल, ऐसी चोल तो मैंने नहीं सुना। प्रस्तर कला, स्थापत्य कला अगर पढ़ा होता तो एनसीईआरटी मैंने पढ़ी है, आर्ट एंड कल्चर मैंने पढ़ी है, वहां पढ़ा होता, इसको भी काट दूंगा। राजधानियां, नहीं भाई साहब, मैंने उरे और उमदरे और उनका नाम पढ़ा था, तो मैंने भी राजधानियां तो पढ़ी है, मोटा मोटा मुझे आइडिया है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है। वैसे ना इसका ना एक मैप मिलेगा, आगे मिल जाएगा। ये भी एनसीईआरटी में है, टाइप ए। जितने भी सारे ऑप्शन बोलते जा रहा हूँ एनसीईआरटी, वो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। कुल्यवाप क्या है? द्रोणवाप क्या है? वाप, वाप। एक चीज और निकल के आती है यहाँ से, ना एक ना सेम सेम सी चीजें होगी, लुक अलाइक स्टेटमेंट। वो एक जैसी चीजें बताने झूठ ना, अगर कोई आदमी झूठ पकड़ने की ट्राई करेगा ना, वो आसपास की सच के आसपास का झूठ बोलेगा। देखो, सिक्के, भूमि का वर्गीकरण, अनुष्ठान और भूमाप। मैं समझ गया दोनों में से एक। या तो भूमाप होगा या भूमि का वर्गीकरण हो। अब स्पेसिफिक बोल रहा है कि नगर की भूमि का वर्गीकरण, ऐसा तो नहीं हो सकता। गांव की भी हो सकती है, नगर की भी हो सकती है। नगर में कितनी जनसंख्या रहती है? ये बोल रहा है भूमि का माप। हाँ भाई, कुल्यवाप, द्रोणवाप में भी हो सकता है। मैं जाऊंगा ए पे। पहले मैं किस पे गया? लुक अलाइक स्टेटमेंट से। पहले था मैं टी पे, मैंने नहीं पढ़ा था। उसके बाद लुक अलाइक स्टेटमेंट से गया बी पे, बी से मैं आया ए पे। ए पे कैसे आया? मैंने इसको काटा, स्पेसिफिक की बात कर रहा है, माइन्यूट डिटेलिंग की बात कर रहा है। अब जो आपके गलत हो रहे हैं ना बी टाइप वाले, ए वाले, उसमें लॉजिक लगाओ कि आप इसको गलत कर क्यों रहे हैं स्टेटमेंट। अब देखो, ये सवाल आ गए भाई। तो मैंने आपको बोला था कि टाइमलाइन अच्छे से पढ़ लेना। क्या क्या बोला था? संस्थापक बोला था, टाइमलाइन बोला था, और उनका प्रमुख शासक, गुप्त वंश का पतन, और 7वीं शताब्दी में हर्ष के उत्थान तक। आसानी से कर सकते थे इसको। देखो कैसे करते थे। अब तुम्हें ये तो पता है कि भाई साहब परमार और देवगिरी की यादव,
अगर आपको मोटा-मोटा भी अगर आपको आइडिया है, तो आपको ये पता है कि परमार तो क्या थे? राजपूत थे और राजपूत तो आपको पता है कि 10th एडी के बाद ही आए हैं भाई। इतना आइडिया आपको होना चाहिए। ये तो बहुत बेसिक डिमांड है। 2 काट दोगे, 2 काट दोगे, 2 काट दोगे। आप किस में आ गए? टाइप बी में आ गए। या तो 1, 3, 4 छो गया, 5 और छो। इस वाले केस में जब आप एक ऑप्शन काट दो, आपको 100% पता है कि ये नहीं होगा, तो जो मैक्सिमम ऑप्शन वाला ऑप्शन होता है ना, वो जनरली सही होता है। ये मैं जो आपको बीच-बीच में बताता जा रहा हूँ ना कि ऐसा होता है, तो ऐसा होता है, ऐसा इनको लिख लो। नहीं तो कोई कोचिंग वाला ना आपसे 500, 1000, 2000 रुपए में एलिमिनेशन टेक्निक के नाम पे ये सारी चीजें बेचेगा। है कि नहीं? अरविंदर कैमरा ऑफ करने के बाद क्या कर रहा है मुझे क्या पता। ठीक है, तो उस लॉजिक से तो आंसर क्या आना चाहिए? बी। अब देखते हैं क्या है। अब देखो देवगिरी के यादव फिर आ गया। यादव मुझे पता है बाद में आए थे। ये इसको भी काट दो, 5 काट दिया, आंसर आ गया। अगर वैसे भी लॉजिक लगाओगे तो गुप्तों का पतन हो गया, तो कहीं ना कहीं गुप्त थोड़े बहुत तो बचे ही होंगे, तो एक तो पक्का आंसर होगा। अगर आपने ये भी नहीं काटा, मान लो आपको यादव के नहीं पता, तो एक तो पक्का आंसर होगा भाई। इसको अपन काट ही चुके, एक ही आंसर बचा। तो कभी भी ना क्वेश्चन से घबराना नहीं, आराम से क्वेश्चन को पढ़ो, आराम से क्वेश्चन को डील करो। आपने जो पढ़ा है ना उससे पक्का 100% सवाल सही हो जाएगा। इसकी डिटेलिंग पढ़ लेना भाई। देखो ये द्वार समुद्र कर्नाटका के होयसल में है। अच्छा, ये दूसरा क्वेश्चन तो नहीं निकल गया। ये देख लेना, ये लोकेशन ये देखो इसमें दिया हुआ है। चेर चोल पांडे कहाँ कहाँ क्या सारी चीजें। अब देखो यही आ गया। फिर से ये सवाल फिर से आएगा, ये रिपीट होगा, ये देख बोल रहा हूँ मैं। आपको 2021 में सवाल पूछता है कि गणेश्वर कहाँ है, चंद्रकेतुगढ़ कहाँ है और बुर्जोम कहाँ है। ये ओल्ड वाली एनसीईआरटी में चित्र दिया हुआ है। इसका न्यू वाली एनसीईआरटी प्लस ओल्ड वाली एनसीईआरटी में भर भर के दिया है, ताम्रपाषाणी काल में गणेश्वर है। तो ये आपको पता होना चाहिए भाई। 3 तो पक्का सही है, 3 पक्का सही। कौन सा सही पूछा है? मैं आ गया बी पे। या तो ये होगा या ये होगा। बुर्ज होम, तो बुर्ज ये तो कट ही गया, अपने आप कट गया जैसे मुझे पता चला। भाई म्यूट कर ले यार। अगर आपको ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि बुर्ज होम, होम के नाम से पता चल रहा है बुर्ज, मतलब ऐसा घर जैसा बुर्ज बना हुआ उस बुर्ज खलीफा, ऐसे थोड़ा आइडिया याद हो रहा हो। तो वहां पे सेलकृत शिव मंदिर तो देव मंदिर तो नहीं है। बुर्ज होम कहाँ है? कश्मीर में है। और वहां पे जली हुई हड्डियों, वो सॉरी, कुछ दफनाई हुई चीजों का वो है। तो एक कट गया, एक कट गया। आपके पास 3 है या 2 3 है। अब चंद्रकेतुगढ़ ना आपको एनसीईआरटी के बॉक्स में है। ठीक है, उसमें टेराकोटा कला मिली है। अब देखो एक मैप दिखाता हूं मैं, ये सारी चीजें पढ़ लेना। ठीक है, चंद्रकेतुगढ़ कहाँ है? अब आपने क्या हुआ कि 2021 में ये सवाल कर लिया और आपने इसके सारे ऑप्शन पढ़ लिए। आपने पढ़ लिया कि भाई चंद्रकेतुगढ़ कहाँ है, विद्याधारी नदी के किनारे टेराकोटा मिला है और कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। ठीक है, मैं यही पढ़ रहा हूँ, इसी सवाल करूंगा अगले। यहाँ पे क्या है? नवपाषाण काल में तांबा शुरू कर दिया। बनास नदी सबसे पुरानी है और इसमें हार्ड सभ्यता मिली है। अब देखो ये पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सी सबसे प्राचीन वो थी, तो इसमें क्या हो गई? बनास नदी हो गई और लोथल उसका स्थान हो गया। चलो ठीक है। गणेशपुरा राजस्थान में। ये देख लो, मेहरगढ़ कहाँ है? बलूचिस्तान में। गोफर काल का है कश्मीर में। ब्रह्मगिरी का है कर्नाटका में। पिक्कल हल का है कर्नाटका में। चिरांद का है बिहार में। टोकवा का है जम्मू कश्मीर में। हल्लूर का है कर्नाटका में। इसमें क्या मिला है? ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं आंसर, और ये हमारा चित्र है भाई। ठीक है, अब देखो ये सवाल कहाँ कहाँ काम आएगा। इसको तुम पढ़ चुके हो डिटेल पीवाई, इसलिए बोल रहा हूँ पीवाई क्यू बार बार करो। तुम्हारा ये ही पेपर सोल्व कराएगा। मेहरगढ़ का है यहाँ पाकिस्तान में। बुरजोम का है यहाँ पे है। गुफरकाल का है कश्मीर में। चिरांद का है बिहार में।
सरुटारू कहाँ है और मरेयर डोला कहाँ है? यहाँ पे। एनसीईआरटी का चित्र है ये देखो, ये एनसीईआरटी लिखा है। दूसरा, नागार्जुन कोंडा कहाँ है? यहाँ है। मद्रास, पेयमपल्ली कहाँ है? मास्की, उद्गोलक और सॉरी ब्रह्मगिरी, पलवाई और संगनकल। ये आपको पता चल गया। अब देखो गेम क्या है। अगला, धान्य कटक। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है और अमरावती पढ़ा है, फिर यही सवाल बाद में पूछेगा, सर्वास्तिवादी कौन थे? जैन थे, बौद्ध थे, ठीक है। थेरवादी कौन थे? जैन थे, बौद्ध थे। भद्रयानी का कौन थे? कहाँ थे? ये सारी चीजें बाद में नेक्स्ट ईयर रिपीट करेगा। बौद्धों का एक केंद्र था, महासंघिकों का धान्य कटक कहाँ, किस क्षेत्र में अवस्थित था? नाम से पता चला। गांधार कहाँ है? अब आपने गांधार कहाँ है? ये तो अफगानिस्तान के आसपास नहीं है। दूसरा का है मगध। मगध में तो धान्य कटक साउथ इंडियन नेम है, साउथ इंडियन नेम मगध में तो पाएगा ही नहीं। या तो कलिंग में होगा या आंध्रा में होगा। नाम से पता चल रहा है, धान्य आंध्रा, धान्य आंध्रा। कटक, कटक थोड़ा लगा सकते, कटक से उड़ीसा भी लगा सकते हो आप, ऐसा नहीं कि उड़ीसा नहीं लगा सकते, कलिंग भी लगा सकते हो, लेकिन कलिंग का तो पूरे से स्पेसिफिक उसने बताया हुआ है। अब देखो फिर से, कोरकई, पंपुहार और मुरीची। अगर आपने बंदरगाह वाला वो क्वेश्चन पहले किया होता तो आपका क्वेश्चन आराम से इसमें आ गया पहले से, कुछ देखने की जरूरत नहीं। और ये वैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में चित्र बनाया हुआ है पूरा इसका। देखो, तोंडी, मुरीची, कोरकई, कावेरीपट्टनम, अरिकामेडु। अब देखो, चंद्रकेतु, ये 2024 का सवाल है, 2022 का हम करके आए हैं, अभी करके आए थे ना। अब देखो, ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन था ये 2024 का, पर सवाल कैसा है देखो। चंद्रकेतुगढ़ ओडिशा में है और व्यापार का बंदरगाह का केंद्र है। चंद्रकेतुगढ़ अभी मैंने तुम्हें बताया कहा था, वेस्ट बंगाल में। काट दो। पीवाईक्यू से पढ़ा है तुमने? कहीं नहीं पढ़ा, ओनली पीवाईक्यू पढ़े हैं बस अभी तक, कोई एनसीईआरटी कुछ नहीं। एक काट दो। 3 तो पक्का सही है, 3 देखना ही नहीं है, कहाँ भी हो मुझे नहीं पता, ठीक है। या तो 2 सही है या 4 सही है। देखो, इनाम गांव महाराष्ट्र में है और ताम्रपाषाणी, अरे भाई ताम्रपाषाणी महाराष्ट्र में कहाँ थे? ये तो खुद लोहा कहाँ से लेते थे? खेतड़ी गणेश्वरा से लेते थे ना। अभी गणेश्वरा पड्डा तो था। काट दूं? हो गया, कहा 2 काट दो, आंसर आ गया। ये मुझे दोनों ही नहीं पता कहाँ है और मेरा आंसर आ गया। कभी भी क्वेश्चन से डरना मत, अतरंगी नाम देख के उसको आराम से पढ़ो। वो कहाँ घुमाना चाह रहा है, क्या देखना चाह रहा है, उसको आराम से देखो। अरे मेरी बात समझ में आ रही तुम लोग? अरे यार सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गलती कर दी यार, रियली सॉरी। गलती क्या कर दी कि मैंने इसको सही से नहीं पढ़ा। ये ताम्रपाषाणी की स्थल दिया हुआ है भाई, महाराष्ट्र में है इनाम गांव, और सही बात है, ये सही। ये एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ है, मैंने सही से नहीं पढ़ा इसको, सॉरी सॉरी। एनसीईआरटी में तो तुम्हारा आंसर, ये तुम्हें एनसीईआरटी से पता चल गया, इसका मतलब ये है कि मैं सही से पढ़ के नहीं आ रहा हूँ घर पे। वैसे भी पढ़ा तो मैं एग्जाम में भी नहीं हूँ, तो यहाँ पे क्या पढ़ के आऊंगा यार। ठीक है, तो भाई तुम चला लेना, थोड़ा सा इतनी छोटी मोटी गलती एक चला लेना, माफ कर देना। क्योंकि हम मैंने इसको सही से नहीं पढ़ा, ताम्र पाषाणी वो सोच लिया कि तांबे का वो व्यापार व्यापार का। तो इनाम गांव महाराष्ट्र में, और इनाम गांव ना वो है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्वतंत्र वो थे। पहली नगरीय बस्ती भी इनाम गांव में मिली है, ठीक है। मंगड़ू जैसे 2 पता चला, 3 अपने आप आंसर आ गया, फिर ये वाला 4 नंबर कट गया। वैसे ये तमिलनाडु में है और ये केरला में है, ये मैंने सही से नहीं पढ़ा तो सॉरी। मंगड़ू केरला में, साइलो उसमें है, ठीक है।
अब देखो फिर से ये देख लो एक बार फिर से चंद्रकेतुगढ़ क्यों नहीं रहा, क्या इशू आ गया भाई? चंद्रकेतुगढ़ यहाँ है, शिशुपालगढ़ यहाँ है। देखो ये धान्य कटक यूपीएससी ने पूछा हुआ, तो तुम ऊपर करके आए हो ना, तुम्हें पता होगा, तो यहाँ आ गया। पुहार यूपीएससी ने पूछा हुआ है। कोडुमलाडू यूपीएससी ने पूछा हुआ है, केरला में है भाई। सोपारा यूपीएससी ने पूछा हुआ है। पैठन यूपीएससी ने पूछा हुआ है। और ये कौन सी क्लास का है? कोई एनसीईआरटी का पेज है ये, एनसीईआरटी में मैप दिया हुआ है, तो इसको देख लेना। अगर नहीं देखा है तो पीवाईक्यू से यहीं से देख लेना कहाँ है। उज्जैनी कहाँ है, सोपारा कहाँ है, पैठन कहाँ है। पैठन पूछा हुआ है उसने, आगे आएगा। पूछ रखे ना ये सारी चीजें। अब यहाँ हम क्लास करते हैं एंड आज की। एंशियंट हमारी खत्म। सेकंड क्लास में मिडाइवल एंड आर्ट एंड कल्चर कर लेंगे। मेरे हिसाब से अप्लाइड पार्ट है, सोर्स सारी चीजें मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अगर अब किसी को डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो 1 बाय 1। और प्लीज ना हर 5 मिनट में मैसेज मत किया करो कि मुझे ये भी बता दो, ये भी बता दो, ये बता दिया, वो बता दो, ये बता। भाई मेरी भी लिमिटेशन है, मैं भी ऑफिस जाता हूँ, मुझे भी लोगों के साथ काम करना होता है, बहुत सारे काम होते हैं। मैं कोई वेला मास्टर हूँ नहीं कि घर पे पड़ा हुआ हूँ आराम से सारे दिन नोट्स बना रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। अब मुझे अगर किसी को डाउट है तो मुझे बताओ, मैसेज तब भी करो। एक मैसेज कर दो कि सर मुझे इसमें डाउट है, आपको जब भी टाइम मिले मुझे बता दें। मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं आराम से बता दूंगा, सारे डाउट एक साथ लिख दिया करो। अब एक मिनट डाउट ले लेता हूँ भाई, क्या लिखा है पॉलिटी में। पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत पढ़ लो, कोई एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं। साइंस एंड टेक का रिसोर्स बता दीजिए। साइंस एंड टेक का ऑल इंक्लूसिव करके पढ़ाता था, उसके पुराने वाले वीडियो हैं, अगर चाहो तो देख सकते हो। अभी तो पीटी 365 भी रवि अग्रहारी करा रहा है, तो वो ठीक पढ़ाता है। तो कोई भी उसकी वो मिल जाएगी पेड वेड उसका मामला, तो वो ले लेना भाई। अच्छा एक चीज और ना, एक चीज बताना भूल गया। रुको सारे लोग, कोई रुको एक मिनट। जो मैं चाह रहा हूँ कि सुपर 50 वाला जो मेरा कंसेप्ट है, क्या ख्याल है, इसको अप्लाई किया जाए? यस सर। मुझे दिक्कत पता है क्या लग रही है? मुझे ये दिक्कत नहीं है कि आप लोग सीरियस हो नहीं हो, लेकिन 70% जनता के साथ दिक्कत क्या है कि उनके नंबर आ रहे हैं 20-30, ना वो क्लास में आते हैं, ना वो क्विज पे रेस्पॉन्स करते। तो मुझे लगता है कि मैं बिना काम में जो मेहनत कर रहा हूँ उसका बेनिफिट क्या है, मैं कैसे उसको मॉनिटर करूँ? दिक्कत ये है कि उनको मॉनिटर करने के लिए मुझे एक वर्क फोर्स चाहिए होगी। मेरे पास तो जॉब है, मेरे पास टाइम का बड़ा इशू है। अटेंडेंस यार, स्कूल थोड़ी अटेंडेंस लगा दे। सर मेरे साथ इशू है, क्या है, वाज वर्किंग लास्ट 8 ईयर्स, मुझे अभी 8 दिक्कत आ रही है। तो देखते हैं, कुछ ना कुछ चेक एंड बैलेंस तो बनाना पड़ेगा, बिकॉज थोड़ा गड़बड़ लग रहा है मुझे। नहीं, सुपर 50 ऐसा नहीं होगा कि एक बार घुस गया वो परमानेंट होगा। उसको मैं ऐसे बनाऊंगा कि टेस्ट होगा बीच बीच में, और उसमें अगर स्कोर आ रहा है तो आप कंटिन्यू रहोगे, नहीं तो आउट, और नया कोई बंदा जो आएगा वो इन होगा। दिस इज नॉट लाइक कि एक बार एंट्री हो गई तो परमानेंट हो गए।
क्या डाउट ले रहे हो? समझ ही नहीं आता है, लेकिन डाउट भी बहुत सिली है। गलत हो रहा है बहुत ज्यादा सर, लेकिन कम मार्क्स। सर सर लेकिन कम मार्क्स आ रहे हैं, ये है प्रॉब्लम, सही करनी है। पढ़ रहे हैं बहुत, नंबर बढ़ ही नहीं रहे। गलत हो रहा है बहुत ज्यादा टेस्ट में। विजन की मंथली में 3 महीने की छूट गई, क्या करूँ कवर? भाई जो तेरा मन है वो कर लो यार। कवर करना है कवर करो, पुराना वाला पढ़ना है पुराना वाला पढ़ो, जो तुम्हें ज्यादा ठीक लगे, क्योंकि पढ़ना एटलीस्ट तो नहीं है, जो तुम्हें ज्यादा इजी लगे। 61 नंबर तो ठीक है भाई। दूसरी चीज ये तो हो गई उस प्रोग्राम को लेके। दूसरा, आप लोगों ने जो टेस्ट दिए है ना, जितने लोगों ने ओएमआर भेजी उसमें किसी ने भी एनालिसिस नहीं किया कि ए एंड बी में आपने कितने किए, टी में आपने कितने किए, और सॉरी बी एंड सी में कितने किए, टी में कितने किए और ए में कितने हुए। इसको एनालिसिस करो भाई। इसमें कितने गलत हो रहे हैं, कहाँ गलत हो रहे हैं, उसका कारण जानो। ऐसे टेस्ट देने से और नंबर आने से, नंबर नहीं आने से पास नहीं होने वाले हो तुम। अगर टेस्ट दे रहे हो तो एटलीस्ट उसमें पता करो कि ऐसा क्यों है, मैं कम नंबर आ रहे हैं मेरे, क्यों आ रहे हैं, उसका कारण पता करो मेरे भाई प्लीज। क्यों? ये कंसेप्ट की वजह से है, रिवीजन की वजह से है, नॉलेज। मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ आपके लिए, बी एंड सी को, टी को ए में लाने के लिए। मैं इतना ही काम कर सकता हूँ आपके लिए, ये सारी चीजें सिखा के। मैं आपको पास नहीं करवा सकता या आपकी जगह पढ़ नहीं सकता हूँ। मैं आपको यहाँ से यहाँ पे लाने की अप्रोच, जैसे एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न में अब जब भी आप सवाल करोगे और ये सारी चीजें अप्लाई करोगे दोनों क्लासों की, तो आपको बेनिफिट मिलेगा, आपके सवाल सही होंगे। पहले 10 गलत होते थे, अब 7 गलत होंगे, आपको 3 क्वेश्चन का फायदा मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप 10 क्वेश्चन करते हो और 10 के 10 सही हो जाएंगे, नहीं भाई, वो प्रैक्टिस से सही होंगे। एक चीज इस क्लास के बाद आपको समझ में आ गई होगी, पीवाईक्यू का इंपॉर्टेंस है। हिस्ट्री में तो एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस है। हिस्ट्री में पीवाईक्यू, एनसीईआरटी और तीसरा थीम, चौथा अप्रोच। ये 4 चीजें अगर आपने ये कर ली, एनसीईआरटी के 15 सवाल आते हैं तो आपके 8 सवाल सही हो जाएंगे, 8 से 9, और इतने ही पास होने के लिए चाहिए भाई, इससे ज्यादा चाहिए भी नहीं। आई होप कि मैंने आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर कर दिए हैं और आप लोगों को चीजें समझ में आएगी, और आप लोग जो जो मैं बताता जा रहा हूँ उनको अप्लाई करोगे। भाई गलत हो रहे तो होने दो, पर अप्लाई करते रहो। यहाँ पे तुम्हें अभी टॉप नहीं करना है, उनको अप्लाई करो, उनको प्रैक्टिस करो, उनको अप्लाई करो। वीक में कितने? भाई मन करता है, डिपेंड करता है मेरे पास कितना टाइम है। ऑफिस से टाइम मिलता है क्लास ले लेते हैं, नहीं मिलता है तो पोस्टपोन कर देते हैं। पर तुम्हें तो मिल ही रहा है कंटेंट, रेगुलर ही हो रही है क्लास। एंसेंट में डाइवल कंप्लीट कर लेना भैया, कल कल शाम तक मैं सारे रिप्यू को डिस्कस कर दूंगा कल। टेस्ट में रुक जाते, टेस्ट थोड़ी देना भाई, कल परसों ही बताया था पिछली क्लास में, टेस्ट में टॉप नहीं करना है, एग्जाम में पास होना है। उस पे ध्यान दो, गलत हो रहे कोई बात नहीं, उसमें सही करो। वो थोड़ा प्रचार वचार कर लो यार, लोग बाग जुड़ नहीं रहे, कहा यूट्यूब का व्यू बढ़ाओ, मैं तो सोच रहा था 5 लाख पहुंच जाऊंगा मैं। अब तो टॉपर्स की वीडियो भी डाल रहा हूँ कि टॉपर्स देखो क्या कहते हैं मेरे व्यूज के बारे में। कोई फायदा ही नहीं हो रहा है यार।
चलो भाई ठीक है, जिसको डाउट नहीं है जाओ आराम से, है ना? जिसको डाउट है माइक ऑन करके बोलते रहो। सर जियोग्राफी का कुछ बता दीजिए ना। ज्योग्राफी के ना बहुत टू द पॉइंट चीजें आ गई, जैसे ये ओनली ये इसका विजन वाले का ही है। विजन आईएएस का शॉर्ट नोट्स वाला जो है ये क्यूआरएम, ये देख लेना, इसी से काम हो जाएगा अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो। अगर पढ़ा है और आपने जो पहले कोई सोर्स वोर्स पढ़ा है तो उससे गो थ्रू हो जाना। जैसे किसी के क्लास नोट्स है उससे हो जाओ। आपको कंसेप्ट समझ में आने चाहिए ज्योग्राफी में। आपको पता होना चाहिए अल नीनो क्या होता है, ला नीनो क्या होता है, अल नीनो मोडोकी क्या होती है, मानसून क्या होता है, ये पता होना चाहिए आप। इनका कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, कितने से कितने डिग्री पे पछुआ पवनें चलती है, क्यों चलती है, वो ये सारी चीजें क्या होती है, यही पूछता है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछता वो। किसी के पढ़ लो आप उसमें। फोरम और विजन में से विजन अभ्यास इसका ज्वाइन करना फ्री में मिल रहे हैं यार, सेंटर पे जाके फ्री के टेस्ट दो। एक किसी ने कितना अच्छा वो डाला है, शेड्यूल डाल दिया, उनको फ्री में देके जाओ, क्यों पैसा दे रहे हो बिना काम में इनको दोनों भाइयों को। क्या हो गया नमस्ते ये? सर। नमस्ते सर। हाँ भाई। सर सर मैंने अभी सर 1 महीना पहले सर सारा मतलब सिलेबस कंप्लीट किया, लेकिन सर मैंने कोई भी स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ी किसी भी सब्जेक्ट, जैसे एनवायरनमेंट, इकोलॉजी और इसके मतलब पॉलिटी के भी है स्पेक्ट्रम, तो कोई भी सर मैंने इंपॉर्टेंट मतलब कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ी सर। केवल सर संस्कृत आईएएस के जो रनिंग क्लास नोट्स सर बनवाए गए सर, वही मैं केवल पढ़ रखा हूँ सर। बहुत ज्यादा बस कंफ्यूजन बस हो रहा है कि सर बस और कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत। ये जो एनसीईआरटी बताई ये पढ़ते जाओ, ये एनसीईआरटी पढ़ लो और जो पढ़ा है वही पढ़ो, कुछ नहीं पढ़ना और एक्स्ट्रा। सर और सर बीच में सर मैंने सर वो विजन की मंथली मैगजीन सर 3 मंथ छूट गई है सर, तो सर उसका कैसे करूँ सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो भाई उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक देख ले जो पीटी में आ सकते हैं और उनको हाईलाइट कर ले, वो पढ़ ले। दिमाग लगा कि क्या पीटी में आ सकता है, इससे क्या सवाल बन सकता है, वैसे दिमाग लगा कि पढ़, वैसे नहीं कि अच्छा 3 महीने की पूरी रटनी है रट्टा मार देता हूँ, ऐसे नहीं होता है ना। उसमें टॉपिक देख ले ये ओ, पीटी में आ सकता है, क्या फैक्ट है। अभी मैं बहुत सारी चीजें देख नोट नोट डाउन करवाता जा रहा था, अगर तुम लोगों ने ध्यान दिए होगे तो। यस अब यस मैंने सर, यस सर, पूरी नोट करिए सर। पूरी इसमें 3 चीजें नोट की है, पूरे जितने इसमें जितना लिखा हुआ है। देखो ये तो यस कह रही है एक चंद्रकेतु गंगा डेल्टा और पश्चिम बंगाल 24 परगना, ये पहले पूछ चुका है तो मैंने इसको नहीं किया, तो उसको टू द पॉइंट करो। ओके सर, थैंक यू सर। सर हिस्ट्री में कुछ इस तरह नोट्स बनाए हैं भाई। मैं कहाँ चेक करूँ तेरे नोट्स कैसे बनाए हैं तूने? ये रवि ने थीमेटिक वगैरह सब कुछ डाल दिया, कहाँ कहाँ सवाल आ रहे। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हम्म सर जैसे जो आपने क्वेश्चंस को डिवाइड करने के लिए बोला था, मैंने टेस्ट हम्म में वैसे करा। जो टी वाले हम्म। क्वेश्चन थे वो मैंने 19 अटेम्प्ट करे थे, जिसमें से मेरे 10 गलत हुए और 9 सही हुए। तो मुझे ये हो रहा था कि जैसे मेरे जो 10 गलत हुए उनका तो मेरे सही में से जाएगा, बट मैं ये हम्म। कैसे वो करूं कि मुझे इतने ही अटेम्प्ट करने हैं टी वाले में से और नहीं करने। अभी पहला काम तो ये करो कि 2-4 टेस्ट हो, वो तब तुम्हें आइडिया होगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, तुम खुद समझ में आ जाए। अभी ठीक है कंटिन्यू सर। रहो। 5 टेस्ट दोगे तुम्हें पता चलेगा कि पहले 25 सवाल करती थी तो मेरे 20 नंबर आते थे, अब मैं 40 सवाल करने लगे थे मेरे 35 नंबर आने लग गए। तो नेट पॉजिटिव हो तो कंटिन्यू करो, ये तो कॉमन सेंस है यार। नहीं मतलब सर ये तो मेरे टी वाले थे, ए बी सी वाले तो मैंने अलग से करे थे टोटल